अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। और हम लोग ऑलरेडी इसकी थ्योरी पार्ट कर चुके हैं। तो एक वीडियो तुमको मिलेगा इन एमएचटी सीईटी 2022 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके तुम इसकी थ्योरी पार्ट देख सकते हो। तो आज हम लोग थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सीधे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये पहला क्वेश्चन है जो एमएचटी सीईटी 2021 में पूछा गया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अज्यूमिंग एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, इट कैन बी शोन दैट द प्रेशर इज 3/2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1/3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन अदर वर्ड्स हमको करना क्या है, we have to connect pressure with kinetic energy per unit volume। हम लोग को kinetic energy per unit volume और pressure का कनेक्शन देखना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो तुमको फॉर्मूला आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज स्ट्रेट अवे गिवन बाय द फॉर्मूला 3/2p, 3/2 टाइम्स ऑफ प्रेशर। थोड़ा सा हम टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रेशर will be equal to 2/3 times of kinetic energy per unit volume। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था, ओके। और ऐसा ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इजी होते हैं और तुरंत हो जाते हैं, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैं ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है मैंने यहाँ पे, ये डायग्राम तुम्हारी किताब में भी है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का डायग्राम है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए है, एक ब्लैक बॉडी एमिट्स ऑल वेवलेंथ्स, ब्लैक बॉडी एमिट्स ऑल वेवलेंथ्स। तो क्या ब्लैक बॉडी सारे वेवलेंथ्स एमिट करते हैं? आंसर हाँ, यस, इट एमिट्स ऑल वेवलेंथ्स। हमको राइट वाला आंसर नहीं ढूंढना है, हमको रॉन्ग आंसर ढूंढना है, ये याद रखना, राइट। वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द राइट आंसर। ये तो राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अ ब्लैक बॉडी एमिट्स ऑल वेवलेंथ्स, यस, क्योंकि ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या है? अ ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट। तो जब वो सारे वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करता है तो ऑफकोर्स वो एमिट भी करेगा, राइट, बिकॉज गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। तो जब वो एब्जॉर्ब कर सकता है तो जब उसे मौका दिया जाए एमिट करने के लिए, उसे ऐसे सराउंडिंग्स में रखा जाए जिसकी टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो वो एमिट भी करेगा ऑल वेवलेंथ्स, राइट। तो ये तो सही ऑप्शन है, हमको रॉन्ग वाला ढूंढना है। इंटेंसिटी इज लेस फॉर लॉन्गर वेवलेंथ्स, ये भी सही है। तुम देख सकते हो कि लैम्बडा ज़्यादा होगा ना तो इंटेंसिटी ऑफ एमिशन ग्राफ का पीक नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो ये भी सही ऑप्शन है। इंटेंसिटी सेम फॉर ऑल वेवलेंथ्स, ये गलत ऑप्शन है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। क्योंकि होता क्या है कि लॉन्गर वेवलेंथ्स मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा तो एमिशन की इंटेंसिटी कम है। और शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए देखो, जैसे जैसे वेवलेंथ घटता जाएगा शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा है, राइट। तो ये भी सही है कि इंटेंसिटी इज मोर फॉर शॉर्टर वेवलेंथ्स। तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है कि इंटेंसिटी सेम फॉर ऑल वेवलेंथ्स? वो गलत है। अगर सारे वेवलेंथ्स के लिए इंटेंसिटी सेम होता ना तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता, राइट, बट ऐसा नहीं है, राइट। तो करेक्ट, तो इसमें रॉन्ग वाला ऑप्शन यही है कि इंटेंसिटी सेम फॉर ऑल वेवलेंथ्स, मतलब आंसर सी मार्क करना है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आइडियल गैस इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली, हाउ मैनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपांडेड to reduce root mean square velocity of the molecule 2 times। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो RMS वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, 2 टाइम्स कम हो जाए। इन अदर वर्ड्स हमारी जो नई RMS वेलोसिटी है, कम होना मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स कम हो जाना मतलब हाफ हो जाना चाहिए। मतलब हमारा नया RMS वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? C2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? हाफ C1। उसके लिए हमको वॉल्यूम के साथ क्या करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपांडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स। रिड्यूस करना मतलब तुम्हारा नया स्पीड क्या होना चाहिए? हाफ टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्पीड। तो देखते हैं ये सम को हम कैसे कर पाएंगे, लेट्स ट्राई। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से गामा की वैल्यू दी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, गामा का वैल्यू ऐड कर लेता हूँ इसमें, राइट। आई विल जस्ट ऐड द वैल्यू ऑफ गामा का वैल्यू कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। गामा का वैल्यू 1.5 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ओके। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, इसमें गामा का वैल्यू होना चाहिए। गामा दिया हुआ है 1.5, बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमको गामा मालूम होना चाहिए, राइट। तो गामा मैंने 1.5 दिया हुआ है, करेक्शन है उसमें, नहीं मिसिंग है, राइट।
तो C2 इज इक्वल टू हाफ C1, मतलब तुमको स्पीड हाफ करना है तो वॉल्यूम के साथ क्या करना पड़ेगा, मतलब V2 शुड बी इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ V1। क्वेश्चन यही है सीधा सीधा, राइट। V2 इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ V1, राइट। तो क्वेश्चन ये है। तो पहले तो ये देखते हैं कि अगर हमको स्पीड को हाफ करना है तो टेम्परेचर के साथ क्या करना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो हम जानते हैं कि C RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि C2 अपॉन C1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। अब दिया हुआ है कि C2 इज नथिंग बट व्हाट, C2 अपॉन C1 कितना हो गया, C2 अपॉन C1 हाफ है, तो हाफ इज इक्वल टू रूट ऑफ T2 अपॉन T1। और स्क्वायर करने पे आंसर क्या आएगा, स्क्वायर करने पे आंसर आएगा T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 1/4। तो स्क्वायर करने पे आंसर आएगा T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 1/4, या टेम्परेचर को 4 गुना करना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर तुम चाहते हो T2 इज इक्वल टू व्हाट, T2 विल बी इक्वल टू 4T1, राइट। C2 इज इक्वल टू हाफ, स्क्वायर कर लिया हमने, तो T2 1/4, सॉरी 1/4 है ना, ये 4 नहीं है, ये 1/4 है। तो T2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स T1, ये हमको पता चल गया। मतलब अगर हम चाहते हैं कि स्पीड को हाफ कर लिया जाए, अगर हम चाहते हैं कि स्पीड को हाफ कर लिया जाए तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को 1/4 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। सो अगर हमको स्पीड को हाफ करना है तो टेम्परेचर को 1/4 करना पड़ेगा। अब अगर टेम्परेचर को 1/4 करेंगे तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा ये देख लेते हैं। अब हमको वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, जो आराम से निकाला जा सकता है। देखते हैं, लेट्स सी। हम जानते हैं कि फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमको तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए, तो P के जगह पे मैं लिख सकता हूँ nRT बाई V इंटू V गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने क्या किया, देखो हम जानते हैं ना PV इज इक्वल टू nRT, तो P के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, nRT बाई V, जिसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा TV रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो फाइनली मुझे आंसर क्या है, देखो TV रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं जानता हूँ T2 इज इक्वल टू 1/4 T1, राइट। तो मुझे क्या निकालना है, V2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ V1, निकल जाएगा, डोंट वरी। मैं इसको लिख सकता हूँ T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू वॉट, T2 V2 गामा माइनस 1, ठीक है। तो T1 को T1 ही रहने देते हैं, और V1 गामा माइनस 1 मतलब क्या होता है, गामा कितना दिया हुआ था, 1.5 दिया हुआ था, गामा इज 1.5, देखो यहाँ पे गामा 1.5 दिया था, तो 1.5 माइनस 1 क्या होगा, 0.5 होगा, तो ये हो गया 0.5 रेज टू 0.5 इक्वल टू T2 के जगह पे मैं लिखूंगा T1/4 इंटू V2 रेज टू 0.5। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, मेरे ख्याल से हम लोग आंसर के एकदम क्लोज आ गए। T1 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड नाउ व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट V2, देखो 4 को मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ, 4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 द होल रेज टू 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब रेज टू हाफ होता है, और रेज टू हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा तो आंसर क्या होगा, 16 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। रेज टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट, राइट, तो स्क्वायर कर लिया तो रूट चला गया, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू 16, या V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 16 टाइम्स V1। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि RMS वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाए, मतलब ये तुम बोल सकते हो कि ये चैप्टर है ना, दोनों की कॉम्बिनेशन है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का भी कॉन्सेप्ट लग गया और इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी कॉन्सेप्ट लग गया, तो दो चैप्टर को मिला के ये क्वेश्चन बना था। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, ये कहाँ से आ गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और TV रेज टू गामा माइनस 1 ये कहाँ से आ गया, ये थर्मोडायनेमिक्स से आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, फाइनल वॉल्यूम शुड बी 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। एक बार देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, हाँ है, तो ऐसा ऑप्शन है 16 टाइम्स, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, इफ द प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस डिक्रीजेस बाय 10% देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। ऑफ कोर्स प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसका आंसर डायरेक्ट है, इंक्रीज बाय 11%। डायरेक्ट इसलिए मार्क कर दिया मैंने क्योंकि ये हमारे MCQs में है, मतलब हमारे बुक के MCQs में ये क्वेश्चन है, राइट। तो देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर से बोल सकते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है एक्चुअली।
कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली इसको मुझे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नहीं रखना चाहिए था, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो क्या किया गया, देखो प्रेशर को क्या किया गया, प्रेशर को 10% कम किया गया, और वॉल्यूम का क्या होगा ये पूछा, और आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। और मुझे क्या बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस बाय 10%, मतलब मेरा नया प्रेशर क्या होगा, नया प्रेशर विल बी इक्वल टू इनिशियल प्रेशर माइनस 10% ऑफ इनिशियल प्रेशर। 10% को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.1 होगा, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा 0.9 P1, मतलब P2 क्या हो गया, P2 विल बी इक्वल टू 0.9 P1। अब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट को, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या P1 इंटू V1 विल बी इक्वल टू वॉट, P2 मतलब 0.9 P1 इंटू V2। हाँ, तो P1 कैंसिल होगा, यू विल गेट V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन 0.9, जो होगा 1.1111 V1, राइट। मतलब तुम्हारा V2 कितना हो गया, 1.11 V1। तुमको पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट, increase in the volume upon original volume multiplied by 100, increase in the volume मतलब final volume minus initial volume upon initial volume multiplied by 100। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा V2 by V1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। और V2 by V1 देखो यहाँ से V2 कितना है, V2 हम जानते हैं 1.111 टाइम्स ऑफ V1 है, ओके, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.V1 कट गया, ये हो जाएगा 0.1111 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 11.11%। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। और देखते हैं मतलब 11.11% बढ़ गया तुम्हारा वॉल्यूम, तो इट इंक्रीजेज बाय 11.11%। और ऐसा ऑप्शन तो मैंने डायरेक्ट मार्क कर दिया था ए, मैं इसलिए मार्क कर पाया डायरेक्ट आंसर बिकॉज ये तुम्हारे MCQs में, तुम्हारे गवर्नमेंट बुक में MCQs में डायरेक्ट है क्वेश्चन एज इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ गिवन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 100 at 27 डिग्रीज। मतलब जब C1 कितना है तुम्हारा, इनिशियल स्पीड कितना है RMS स्पीड कितना है मॉलिक्यूल्स का 100, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। देन एट 927 द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज एट 927 टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब RMS स्पीड कितनी होगी जब टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 927 मतलब क्या होता है 927 मतलब इसमें 273 ऐड करो तो 1200 केल्विन हो गया, 1200 केल्विन हो गया। प्रेशर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, RMS स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, RMS वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, ये तो हम जानते हैं ना। और C और T का तो डायरेक्ट रिलेशन है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, तो मैं लिख सकता हूँ C2 अपॉन C1 विल बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1200 बाई 300, और 1200 बाई 300 कितना होगा, रूट ऑफ 4 2 होगा, मतलब रूट ऑफ 4 मतलब 2 होगा। तो फाइनली आंसर आ गया C2 इज इक्वल टू 2C1, और C1 में जानता हूँ C1 100 है, तो 2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच फाइनली, 2 इंटू 100, फाइनल आंसर होगा 200, फाइनल आंसर इज 200 मीटर पर सेकेंड। और देखते हैं क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, तो आंसर है ना ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब तक हम लोग कितने क्वेश्चन कर पाए, 2021 के 5 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन, राइट। अब इसमें से 2 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो थर्मोडायनेमिक्स में भी मान सकते हैं और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी मान सकते हैं, राइट। ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3R/4। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, CV दिया हुआ है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3R/4। क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट इज द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब CP पूछा हुआ है, ठीक है।
अब देखो हम डायरेक्टली जानते हैं CP CV का रिलेशन, और रिलेशन क्या है CP CV का, सीधा सीधा लिख सकते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP क्या होगा, CP विल बी इक्वल टू CV प्लस R, दैट विल बी इक्वल टू 3/4R। 3/4 मतलब वही 0.75 होता है, राइट, 0.75 R प्लस R, बस ऐड कर लो, आंसर होगा 1.75 R। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये भी सम आराम से हो गया। तो 2021 के सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने करवा दिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं 7th क्वेश्चन। व्हाट इज 7th क्वेश्चन? देखो, टू स्पीयर्स S1 एंड S2 हैव रेडियाई के बारे में कुछ दिया नहीं, हैव सेम रेडिया, सॉरी, टू स्पीयर्स S1 एंड S2 हैव सेम रेडिया, इनका रेडियस सेम है, लेकिन उनका टेम्परेचर T1 एंड T2 है। देयर एमिसिव पावर इज सेम, एमिसिव पावर मतलब छोटा ई कैपिटल ई सेम है, एमिसिव पावर मतलब कैपिटल ई सेम है, एंड एमिसिविटी इज इन द रेशियो 1:4। द टेम्परेचर देन द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर T1 अपॉन T2 इज, T1 अपॉन T2 ढूंढना है, एमिसिव पावर सेम है। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, E सिग्मा T⁴, राइट। एमिसिव पावर इज सेम मतलब कैपिटल ई सेम है ना, कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या होता है? E सिग्मा T⁴ टू T टू दी पावर 4, दैट इज द रिलेशन गिवन टू अस। अब क्या बोला क्या है हमको? देखो, हमको क्या कहा क्या गया है कि दोनों का एमिसिव पावर सेम है, मतलब एमिसिव पावर ऑफ द फर्स्ट बॉडी इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द सेकेंड बॉडी, ये बोला हुआ है हमको। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट E1 सिग्मा T1⁴ इक्वल टू व्हाट? E2 सिग्मा T2⁴। सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल हो गया, तो T1 अपॉन T2 द होल टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू E2 अपॉन E1। E1 अपॉन E2 1/4 है, E1 अपॉन E2 1/4 है, तो E2 अपॉन E1 क्या होगा? 4/1 होगा, 4/1। तो पहले एक बार स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पहले एक बार स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर 4 पावर 2 हो जाएगा, और इधर 4/1 क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। अब एक बार और स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो T1/T2 क्या हो जाएगा? √2/1, √2/1। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ordinary bodies A and B radiate maximum energy with wavelength difference 4 micrometer। 4 micrometer उनके wavelength की difference है। The absolute temperature of the body A is 3 times that of B। मतलब क्या बोला है कि temperature of A is 3 times temperature of B, ठीक है। The wavelength at which body B radiates energy, wavelength of B पूछा हुआ है ना। चलो देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बाय वेन्स लॉ हम जानते हैं कि लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाय वेन्स लॉ लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो, तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर ए का कम है ना, सॉरी टेम्परेचर ए का ज़्यादा है। अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो देखो, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर ऑफ ए ज़्यादा है बी से, टेम्परेचर ऑफ ए 3 टाइम्स है ना बी का, टेम्परेचर ऑफ ए इज़ मोर देन टेम्परेचर ऑफ बी, तो वेवलेंथ वाइज थोड़ा अलग हो जाएगा। लैम्बडा ऑफ ए विल बी लेस देन लैम्बडा ऑफ बी, ठीक है। और उन्होंने देखो मुझे डिफरेंस दिया था, ना 4 का, तो पहले मुझे पता नहीं था कि कौन सा वाला वेवलेंथ ज़्यादा है कौन सा वाला कम है, बट अब कन्फर्म्ड है कि बी वाला ज़्यादा है। तो मैं लिखूँगा लैम्बडा ऑफ बी माइनस लैम्बडा ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा ऑफ बी माइनस लैम्बडा ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर। तो ये एक रिलेशन मुझे मिल गया लैम्बडा के बीच में। और देखो, ये भी मुझे पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्बडा बी अपॉन लैम्बडा ए विल बी इक्वल टू उल्टा टी ए अपॉन टी बी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टी ए अपॉन टी बी क्या है? 3, टी ए क्या है? 3TB, ये 3TB अपॉन टी ए हो गया, 3TB अपॉन टी ए, करेक्ट है। सॉरी, इसको TB ही रहने दो, हाँ 3TB अपॉन TB, तो ये आंसर 3 आएगा। मतलब मुझे ये पता चल गया कि लैम्बडा बी कितना है। लैम्बडा बी इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए, लैम्बडा बी इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए।
तो एक रिलेशन मुझे डायरेक्टली दिया हुआ था कि दोनों के डिफरेंस 4 है, और एक मैंने निकाल लिया बाय यूजिंग वेन्स लॉ. वेन्स लॉ इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए विल बी टी ए अपॉन टी बी. आंसर 3 आया. करेक्ट है. अब देखो क्या करेंगे, अब मुझे चाहिए लैम्डा बी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए. लैम्डा ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा ए की जगह पे लिख सकता हूँ लैम्डा बी बाई 3. लैम्डा ए इज लैम्डा बी बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 4. तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना. लैम्डा बी माइनस लैम्डा बी बाई 3 क्या होगा, 2 बाई 3 लैम्डा बी, दैट इज इक्वल टू 4. तो लैम्डा बी का आंसर आएगा 6. 12 बाई 2 6 माइक्रोमीटर, दैट इज द आंसर. और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये है आंसर 6. तो बहुत ही आसान था, हमको रेशो पता था लैम्डास का, हमको सब्ट्रैक्शन पता था लैम्डास का, और हमने 2 इक्वेशन लेके सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया, राइट. तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. अच्छा ये देखो, ये जो वो लोग ने 2020 में पूछा था ना, वही 2021 में रिपीट हुआ था. ये क्वेश्चन देखो फिर से वही है, अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. तो रॉन्ग वाला पूछा है, तो ऑल वेवलेंथ्स आर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ये तो सही है. फॉर ऑल वेवलेंथ्स, देखो यही वापस सेम रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये रॉन्ग वाला ऑप्शन है, मैं तुमको सिखा चुका हूँ. ये सेकेंड वाला क्वेश्चन यही था, राइट. फॉर ऑल वेवलेंथ्स इंटेंसिटी सेम, गलत है. अलग अलग वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी अलग अलग होती है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 ब्लैक स्पीयर्स P एंड Q हैव रेडियाई इन द रेशियो 3/2. तो रेडियस का रेशियो मैं जानता हूँ कि R1 अपॉन R2 कितना दिया हुआ है, 3/2, राइट. ये हमको दिया हुआ है रेडियस का रेशियो. द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन आर इन द रेशियो 3/2. तो देखो अगर वेवलेंथ की रेशियो मुझे पता है तो टेम्परेचर की रेशियो पता है. मैं बताता हूँ कैसे. वेवलेंथ की रेशियो दी हुई है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, कितना दिया हुआ है मुझे, 3/1. और हम सब जानते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो अगर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 3/1 है ना, तो T1 अपॉन T2 क्या होगा, इसका उल्टा होगा. T1 अपॉन T2 विल बी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3 होगा. ठीक है. तो टेम्परेचर का भी रेशियो पता चल गया हमको, राइट. अब देखो क्या करना है हम लोग को. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, नाउ आफ्टर दिस द रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर बाय P2Q. मतलब हमको क्या निकालना है, dQ बाय dt ऑफ P, दैट इज द फर्स्ट बॉडी, टू दैट ऑफ dQ बाय dt ऑफ Q. ठीक है. अब dQ बाई dt का फॉर्मूला क्या है, E a सिग्मा T⁴, लेकिन E पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि E नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक बॉडी है ना, E1 होता है. तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, A सिग्मा T1⁴. A भी क्यों लिखूँ, A1. और यहाँ पे क्या लिखूंगा, A2 सिग्मा T2⁴. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड. इसमें भी सिग्मा सिग्मा कट गया. ओके. याद रखना छोटा ई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ब्लैक बॉडी और छोटे ई का, ब्लैक बॉडी का छोटा ई क्या होता है, 1 होता है. एरिया मतलब सरफेस एरिया, तो उसको लिखेंगे 4π, स्पीयर है ना, 4π R1² T1⁴ अपॉन 4π R2² T2⁴, राइट. तो इसमें भी 4π कैंसिल हो गया. एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर विल बी व्हाट, R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 का स्क्वायर और T1/T2 द होल रेज टू 4. ठीक है. अब देख लेते हैं, R1/R2 तो दिया हुआ था 3/2, 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4. और T1/T2 कितना था, T1/T2 1/3 था, तो उसका रेज टू 4 क्या होगा, 1/81, बराबर ना, रेज टू 4 ना, 1/3 रेज टू 4, 1/81 होगा, बराबर है, 1/81. तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो, एक मिनट ना, लेट मी चेक. सो फाइनली अगर इसको देखा जाए, ये 9 और 81 भी कैंसिल होंगे. और अगर हम 9 और 81 को कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 9 1 9 9 राइट. तो आंसर आएगा 1/36, 1/36. ठीक है. तो 1/36 आंसर आया. तो अगर मैं चेक करूँ तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, राइट. तो इसका मतलब ये हो सकता है बच्चों कि मेरे टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ की होगी, 101% टाइपिस्ट ने कुछ एरर किया. और वो एरर क्या है मैं समझ गया. देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या एरर है, मैं बता देता हूँ.
तुम इसको फिर से सॉल्व कर लेना, जो स्टेप्स लिखे हैं बस उसी तरह से सॉल्व कर लेना। खाली एक काम करना, ये 3/1 को ना 3/1 को 3/4 ले लेना। ये 3/1 को चेंज करके 3:1 को चेंज करके 3:4 ले लेना, राइट। जस्ट चेंज दिस 3:1 टू 3:4। तो जब तुम इसको 3:4 कर लोगे ना चेंज करके, तो मुझे लगता है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और लगता है आंसर 3:4 रखने पे क्या आंसर आना चाहिए, 64/9 आना चाहिए। तो प्रिंटिंग एरर हुआ है मुझसे, बट आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द वे द सम इज टू बी डन। ओके, उससे आंसर बदल जाएगा बट मेथड तो सेम होगा करने का। और पहले मैंने क्या किया, देखो मुझे पता था कि dq/dt की फॉर्मूला क्या है, EA सिग्मा t⁴। E मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ब्लैक बॉडी है। एरिया के जगह पे मैंने 4πr² लिखना था, तो मुझे रेडियस की तो रेशो पहले से दी हुई है। और टेम्परेचर का प्रॉब्लम था, टेम्परेचर नहीं दिया था उन्होंने, तो मैंने देखो उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर के जगह उन्होंने वेवलेंथ का रेशो दिया 3:1, जो एक्चुअली 3:4 होना चाहिए था। सॉल्व कर लेना तुम लोग, तुमको पता चल जाएगा कि आंसर 64/9 आएगा, तो कर लेना खुद से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। सी, a black body has a maximum wavelength lambda m at temperature 2200. Its corresponding wavelength at temperature 3300 Kelvin. मतलब अगर टेम्परेचर 3300 केल्विन होता तो वेवलेंथ कितना होता। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तुम ऐसे कर लो, लैम्बडा m1 को लैम्बडा m मान लो, राइट। और टेम्परेचर कितना था इनिशियली 2200 केल्विन, 2200 केल्विन। बाद में टेम्परेचर कितना था हमारा, बाद में टेम्परेचर था 3300 केल्विन, दैट इज 3300 केल्विन। और हमारा वेवलेंथ कितना है नया वाला, यही हमको ढूंढना है, राइट। तो काफ़ी आसान है, हम सब जानते हैं लैम्बडा m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो लैम्बडा m2 बाय लैम्बडा m1 विल बी इक्वल टू व्हाट, T1 बाय T2, करेक्ट है। तो लैम्बडा m2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा m विल बी इक्वल टू T1 बाई T2 क्या होगा, 2200 बाई 3300 जो होगा 2/3, है ना। तो लैम्बडा m2 विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा m, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आंसर है। 12th क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47। मतलब हम लोग एक काम करते हैं, कॉलम बना के करते हैं आराम से। At what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule equal to that of oxygen? मतलब C hydrogen is equal to what, C oxygen. ओके, हम लोग को किसका टेम्परेचर निकालना है, हाइड्रोजन का, और किसका टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑक्सीजन का। अब देखो मॉलिक्यूलर ये अपना RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 3RT/m, 3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट, मॉलिक्यूलर वेट। That will be equal to root of 3R temperature of oxygen divided by molecular weight of oxygen। तो रूट निकल गया, रूट तो निकल गया, 3R भी कैंसिल हो गया। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन हमको दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 47 है, और इसमें हमको 273 ऐड करना है, राइट। तो इसमें अगर 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, राइट। 320 केल्विन में चाहिए ना, 320 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 32। तो 32 1 जा, 32 10 जा, तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 20 केल्विन, 20 केल्विन, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। टू स्पीयर्स S1 एंड S2 हैव रेडियस R एंड 2R। मतलब ऐसे लिख देता हूँ कि एक की रेडियस R है और एक की रेडियस 2R है, ठीक है। टेम्परेचर T और T/3, मतलब एक की टेम्परेचर T है और एक की टेम्परेचर क्या है, T/3। चलो ये भी लिख दिया। उसके बाद में इफ़ दे आर कोटेड विथ अ मटीरियल ऑफ, नहीं सॉरी, एक का रेडियस R है, एक का 3R है, 2R नहीं 3R है। एक का टेम्परेचर T है, एक का T/3 है। इफ दे आर कोटेड विद अ मटेरियल ऑफ सेम एमिसिविटी, मतलब स्मॉल ई दोनों का सेम है, स्मॉल ई सेम फॉर बोथ। रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ S1 इज E, मतलब पहले वाले स्पीयर का dq/dt दिया हुआ है, dq/dt पहले वाले स्पीयर का कितना है, E, ठीक है। तो पूछा है कि दूसरे वाले स्पीयर का कितना, मतलब dq/dt 2 क्वेश्चन मार्क। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो
डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4, जिसको लिखा जा सकता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू 4। इसमें देखो फालतू के टर्म्स कौन से मैं बता देता हूँ, मतलब जो कांस्टेंट है, जो बदल नहीं रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल से एक तो ये है जो हमारे किसी काम का नहीं है, ई कांस्टेंट है दोनों के लिए, 4 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है। तो खाली हम लोग को फोकस करना है आर और टेम्परेचर पे। तो मैं कर लेता हूँ, डायरेक्टली लिख लेता हूँ डी क्यू बाई डी टी 2, डी क्यू बाई डी टी 2 अपॉन डी क्यू बाई डी टी 1, डी क्यू बाई डी टी 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? It will be equal to R2 upon R1 the whole square into T2 upon T1 the whole raised to 4, बराबर है। तो dq by dt2, dq by dt2 अपॉन कैपिटल E will be equal to R2। देखो R2 कितना है? R2 3R है, R1 कितना है? सिर्फ R है, द होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा? T2 by T1, T2 by T1, ओके। T2 बाई T1 मतलब T बाई 3 और T1 तो T है खुद, रेज टू 4। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा सॉल्व करने पे dq बाई dt2, dq बाई dt2 इज इक्वल टू ई इस तरफ चला आया, ये हो गया 3 स्क्वायर और ये नीचे हो गया 3 रेज टू 4। तो मेरे ख्याल से ये होगा e बाई 9, दैट इज द आंसर, e बाई 9 है ना। ऊपर 9 आया, नीचे 81 आया, तो 1/9 आंसर, राइट, e बाई 9। और e बाई 9 ऑप्शन है हमारे पास, तो द करेक्ट आंसर इज e बाई 9। इस तरह से इस सम को सॉल्व किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th one, 1 mole of a diatomic gas does a work of Q by 3 when the amount of heat supplied is Q। तो heat supplied दिया हुआ है, मतलब heat supplied क्या दिया हुआ है? dq दिया हुआ है Q, वर्क डन दिया हुआ है, व्हाट इज वर्क डन? इक्वल टू Q बाई 3, ओके, Q बाई 3। इन द प्रोसेस द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज, व्हाट इज द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, राइट। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूछा ही नहीं कि उनको CV चाहिए कि CP चाहिए, ये तो बोला ही नहीं ना उन्होंने उनको कौन सा स्पेसिफिक हीट चाहिए, राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट। 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है ना, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अब इसमें ये तो बोला नहीं है कि उनको कौन सा स्पेसिफिक हीट चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं बोला है कि उनको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए या कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, तो उनको जनरल स्पेसिफिक हीट चाहिए। तो देखो इस सम को करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस सम। स्टार्ट करते हैं। पहले तो सिंपल सी बात है कि हमको अगर dq और du पता है ना, तो एक चीज dq और dw पता है, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक काम करते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ मैं, है कि नहीं। dq इज इक्वल टू du प्लस dw, q इज इक्वल टू du प्लस वॉट, du प्लस dw इज q बाई 3। तो इससे मुझे du मिल गया। du कितना मिला मुझे, ध्यान से सुनना, du इज इक्वल टू वॉट, 2q बाई 3, हाँ बराबर है, q माइनस q बाई 3 दैट इज 2q बाई 3, ये मुझे du मिल गया, करेक्ट है। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ du, du का आंसर मिल गया, du इज इक्वल टू 2q बाई 3। अब आराम से सोचते हैं क्या करना है। देखो हम लोग को पूछा क्या गया है, मैं तुमको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। हीट सप्लाइड को हमेशा क्या लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड को हमेशा लिख सकते हैं NCDT। हीट सप्लाइड को हमेशा क्या लिखा जा सकता है, NCDT, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये C हमको पूछा गया, हमको ये C निकालना है। हीट सप्लाइड का तुम्हारा चाइल्डहुड डेज का फॉर्मूला है N इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और DU का क्या फॉर्मूला है, देखो DU का फॉर्मूला क्या होता है, DU इज नथिंग बट NCVDT, NCVDT। DU का फॉर्मूला फिक्स्ड है, N इंटू CVDT, CV निकाला जा सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। du कितना है, 2q बाई 3, तो 2q बाई 3 विल बी इक्वल टू n, CV को क्या लिख सकता हूँ, r बाई गामा माइनस 1 इंटू dt। और देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हीट सप्लाइड को क्या लिख सकता हूँ, हीट सप्लाइड को लिख सकता हूँ NCDT इक्वल टू वॉट, nr गामा। गामा क्या होता है एक डायटोमिक के लिए, गामा इज 1 प्लस 2 बाई f,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होती है एक मोनो डायटोमिक गैस के लिए हम लोग रिजिड मान के कर रहे हैं 5, तो 1 + 2/5 कितना होगा 7/5 है ना, 7/5 - 1 × dt। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये मेरे ख्याल से n तो 1 था, इसको जाने दो n को, dt कैंसिल हो गया। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके क्या आंसर आता है। 2/3 × स्पेसिफिक हीट जो हमको चाहिए विल बी इक्वल टू, ये होगा 2/5, तो ये हो जाएगा 5/2 राइट, ऊपर जाके 5/2, तो स्पेसिफिक हीट का आंसर आएगा 15R/4 राइट। तो उन्होंने ना तो CV पूछा है ना तो CP पूछा है, उन्होंने C पूछा है खाली, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट सप्लाइड का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, हीट सप्लाइड को हम लोग हमेशा क्या लिख सकते हैं, इस हीट सप्लाइड को नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वाला स्पेसिफिक हीट उन्होंने पूछा था राइट। और हमने क्या किया, DU निकाला पहले, DU को क्या लिख सकते थे NCV/dt, और DU कितना था 2Q/3 भी था, तो दोनों को इक्वेट कर लिया, Q को मैंने क्या लिख दिया NC/dt लिख के सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया 15R/4। इसको किसी भी तरह से इजी सम तो नहीं बोला जा सकता, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैफल हो जाएंगे ये सम देख के, तो ऐसे सम से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब ये तो बड़ा इजी सम है, ओके लेट अस डू दिस सम। Let the RMS velocity of the molecule of a given mass of a gas be C1 at temperature 27। तो जब स्पीड C1 है तो टेम्परेचर कितना है 27, मतलब 300 केल्विन राइट। और टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 327, मतलब तुम्हारा नया टेम्परेचर कितना हो गया 327 सेल्सियस, मतलब वो हो जाएगा 600 केल्विन, उसमें 273 ऐड करके। तो पूछा है कि C2 कितना, पूछा है कि C2 विल बी हाउ मच, C2 नहीं, C2/C1 पूछा है, तो बहुत ही आसान है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, तो C2/C1 विल बी इक्वल टू व्हाट, √T2/T1, जो होगा 600/300, 600/300 कितना होगा 2 होगा, तो आंसर आएगा √2। C2/C1 विल बी इक्वल टू व्हाट, √2। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।